हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज। सेम डे सेम टाइम 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं वापस शुरू हो चुका हूँ। तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, वेलकम टू ब्रेन ब्रिज। मेरा नाम आकाश, आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। इससे पहले तुमने हाइट एंड डिस्टेंसेस या फिर जिसको कह लो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक निपटा लिया था। उस पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी समझी थी अच्छे से। किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, किसी का क्या मतलब है, क्या रीजंस होते हैं, सबके पीछे क्या लॉजिक है, सब हमने किया था। ठीक है, इसके बाद में अब आगे दो एग्जांपल्स हमारे बचे हुए, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, और एक एक्सरसाइज है, इकलौती एक्सरसाइज है चैप्टर की वो। ठीक है, शुरू करते हैं। इस क्लास में जितना होगा एक लिमिटेड अमाउंट, जो मेरा ड्यूरेशन रहता है क्लासेस का एवरेज, वो रहता है 40-45 मिनट्स। उसमें जितना अपने से हो पाएगा उतना करेंगे। उसके बाद में थर्ड क्लास आ जाएगी, और अगर 45 मिनट्स में निपट गया तो बहुत बढ़िया। बाकी मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज 15, 16 से 17 क्वेश्चन रहेंगे मेरे पास टोटल करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 शेडो ऑफ टावर वाला, शेडो वाला क्वेश्चन मैंने पूरा ढंग से समझाया तुमको। आई होप तुमको समझ में आया होगा। इफ एनीबडी हैव प्रॉब्लम, वही अपना रूल है, कमेंट डालो, पता चल जाएगा मेरे को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 139 खोल लो, अलर्ट हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आऊंगा मैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? द एंगल्स, पहला क्वेश्चन आया डिप्रेशन वाले का। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ध्यान से समझना। ठीक है, पहली बात तो देखो, तुमको सही बताऊं, मैथ्स में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इट इज ट्राइंग टू स्टेट टू यू। ठीक है, कि तुमको क्या कहना चाह रहा है, तुमको क्या समझाना चाह रहा है। फ्रॉम आने के बाद में सेंटेंस पूरा होगा, हुआ नहीं है। क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से फिर से। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले तो यहां तक की बात करता हूं, ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बराबर बात। ठीक है, ये इसको मैं बोल देता हूं, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, इसके द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप्स की बात कर रहा है ये। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मतलब और ऊंची। ठीक है, इसकी टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, किसका? इसका टॉप और इसका बॉटम। पढ़ो, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? टॉप और बॉटम दोनों का, टॉप और बॉटम दोनों का, ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से है? इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से। मतलब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये बनेगा, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, बराबर। यहां तक तुमको समझ आना चाहिए, जितना मैंने कोशिश किया है अनुवाद करने का इसका। ठीक है, आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, समझाया था। हॉराइजन से जितना तुम नीचे देखोगे उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये अगर हॉराइजन है, अगर मैं मेरी आंखों को बिल्कुल ऐसे कर दूं तो 90 डिग्री देख रहा हूँ मैं नीचे। ठीक है, और उसके बीच में सारे एंगल्स आएंगे। मतलब ये किसी बंदा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसका हॉराइजन ये हुआ। ठीक है, इसके टॉप का अलग एंगल होगा, बॉटम का। जब वो टॉप को देख रहा होगा, मैं अगर किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर दूसरी नीचे वाली बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा तो मेरे को उतना नीचे नहीं देखना पड़ेगा, और अगर मेरे को उसके बॉटम को देखना है तो मेरे को बहुत नीचे देखना पड़ेगा। तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जाहिर सी बात है हॉराइजन से मैं अगर इतना देखूंगा तो ऐसा रहेगा, और नीचे देखना चाहूंगा तो ऐसा होना पड़ेगा। मतलब मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना मैं नीचे देखूंगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो अगर इसको देखेगा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, अगर वही बंदा इसको देखेगा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूरा होगा। समझने वाली बात यहाँ तक की ये थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल्स 30 डिग्री तुम्हारा ये होगा, और 45 डिग्री तुम्हारा ये होगा, पूरा बड़ा वाला। ठीक है, अब आगे क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। पहली बात तो तुमको डिस्टेंस निकालना है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक है, वही चीज एक्स मान लूंगा मैं इसको। ठीक है, दूसरा तुमको हाइट निकालनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की। ठीक है, एक चीज बताना मेरे को, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैं बिल्डिंग से निकल चुका हूँ, मैं ट्रायंगल्स के अंदर घुस चुका हूँ। अब मेरे को ट्रायंगल्स की साइड्स निकालनी है, बस मेरे को उस चीज से मतलब है। मेरे को कुछ नहीं पता, बिल्डिंग फील्डिंग कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। ये अगर एक्स है तो क्या ये भी एक्स होगा क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज बताओ, ये होगी 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग। भाई ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ये 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग अगर यहां तक है तो यहां तक तो इसकी भी हाइट 8 ही मीटर होगी ना।
बराबर बात है। इसको मान लेता हूं मैं h, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ये h नहीं निकालूंगा तो मेरे को पूरी इसकी हाइट पता ही नहीं चलेगी। ये पूरी हाइट पता नहीं है ना इसकी मेरे को, ठीक है। वही बात दो एंगल्स में, दो ट्राइंगल्स में दोनों बार काम करना पड़ेगा और तुम्हारे आंसर्स फिर आएंगे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में सबसे पहले तुमको एक काम करना पड़ता है, वो क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसको तुमको ट्राइंगल्स के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तुम देख पा रहे होगे कि भाई ये 30 डिग्री जो है यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बनना है, ठीक है। तो उसका इलाज क्या है कि ये एंगल ट्राइंगल में कैसे बनेगा, और ये बहुत इजी है भाई। अगर तुम 10th में हो तुमको पता होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, एक सिंपल चीज क्या होती है ऑल्टरनेट एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे गुजरती हैं और कोई भी उनको बीच में काटता है, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोल देते हैं, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और ये एंगल्स और ये एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्यों होते हैं सर? बिकॉज इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर होता है। पैरेलल लाइंस जब कोई ट्रांसवर्सल काटे या जेड का निशान बने, जिसको अपन को टीचर जेड बना के याद कराते हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है, जेड का निशान बने तो एंगल्स बराबर होंगे। सपोज ये पैरेलल ही होगी ना इसके, भाई इंसान सीधा ही देखेगा या ऐसे डिप करता हुआ देखेगा? सीधा देखेगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये मान लो अगर 30 यहां तक की, तो इसका जेड बनेगा ऐसे और फिर ऐसे, मतलब ये हुआ तुम्हारा 30 डिग्रीज। आगे अगेन ये एक जेड, अगर ये पैरेलल इसके है तो ये पैरेलल इसके है। सिंपल चीजें, कुछ हार्ड चीजें नहीं है, ठीक है। सर ये पैरेलल कैसे आ गई? अरे बुद्धूलाल, मेरे को डायग्राम में दे नहीं रखी है, लाइंस मैंने इमेजिनरी बनाई है। अब मैंने बनाई है तो मैं पैरेलल बनाऊंगा ना, मेरी मर्जी, ठीक है। अब ये 45 है तो ये 45 हुआ एंगल। दोनों तुमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इनको पॉइंट्स को नाम देना है। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा ई, सॉरी डी, और ये हो गया मेरा ई, ठीक है। अब मैं बचाऊंगा और देखो, पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को इस ट्रायंगल की बात करूंगा, पहले वाले ट्रायंगल की। इफ एनीबडी इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे को x और h दोनों अननोन है, लेकिन यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, लीनियर इक्वेशन बना के उसको, ठीक है। तो लेकिन एंगल तो दिया हुआ है। नाउ कैन आई टेक कि इन ट्रायंगल ए बी सी मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan 30 जो होता है ना, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बेस होता है, और जाहिर सी बात देखा जाए तो मेरे को काम ही परपेंडिकुलर बेस से ही, क्योंकि मेरे को या ये पूछा है या ये पूछा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा कितना लोगे 30, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई? परपेंडिकुलर सर h है इसमें, और बेस कितना है भाई? भाई इस ट्रायंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर AC तो हुआ, इधर लिख देता हूँ मैं AC अपॉन BC, ठीक है। तो tan 30 लिया तो हमने परपेंडिकुलर हमारा h हो गया और बेस हमारा x हो गया। वही ये क्या हुआ भाई 1/√3, ये क्या हुआ h अपॉन x। वही बात x इज इक्वल्स टू h√3 फर्स्ट चीज। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में मैं, अब मेरे पास दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल कौन सा बचता है? ध्यान से अगर देखो तो मेरे पास दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल बचता है ये वाला, ये वाला। ये सेम ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ADE, बराबर। इसमें क्या मैं ये लिख सकता हूं कि tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और इसका परपेंडिकुलर क्या भाई AE, और इसका बेस क्या DE, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि tan 45 डिग्रीज परपेंडिकुलर कितना है मेरा h+8 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, और क्या इसको बेस को मैं x लिख सकता हूँ क्या? तो क्या ये मेरा 1 है क्या? h+8 इक्वल्स टू x, 1/1। x की वैल्यू क्या मेरी h+8 आ जाएगी क्या? इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दिया था, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, वही मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों लीनियर है, तो मेरे को टेंशन लेने की कोई चीज़ है ही नहीं। मैं इनको आपस में पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और दोनों इक्वेशंस मेरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़, पुट 1 in 2 डाल देंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या h+8 है क्या? यहाँ पे ध्यान से देख लेना। तो x की वैल्यू मेरी h√3 है यहाँ पे, तो लिख दिया h√3 इक्वल्स टू h+8, बराबर। यार मैं हैंडराइटिंग में ज़्यादा गंदी तो लिख रहा हूँ ना, ठीक है।
अब h√3 h से सॉल्व होएगा, इसको 8 को इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल तो वेरिएबल से टकराएगा ना, नंबर से टकराएगा, h कॉमन ले लिया, ये क्या √3 - 1 नहीं हो गया यहाँ पे, तो क्या h मेरा क्या 8/√3 - 1 नहीं आया क्या, बराबर। ये मेरा h आया, ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं हम। (8/√3 - 1 करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो h है ये मेरा ये आया, लेकिन क्या ये फॉर्म ऑफ आंसर जो है ये फिजिबल है क्या। एक सिंपल सी चीज 9th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी, रेशनलाइजेशन करके, रेशनलाइजेशन, वही तुमको यहाँ पे करना है। इसका मतलब क्या होता है सर, जब डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या बोला मैंने, इरेशनल नंबर्स, मतलब कि रूट वाले नंबर जब इंक्लूड हो जाते हैं तो इनको एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, इसको अपन रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आता बराबर ही है भाई, अगर 10 है, 10 में मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल इधर देखो 10 है, ठीक है, इसको अगर मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू में बढ़ा रहा हूं, जाहिर सी बात है मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ में कर दूंगा तो मैं क्या इसकी वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहा हूं या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स सी बात है, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज मैं 2 से अगर 2 को कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आंसर 10 ही आने वाला है, इनको सॉल्व करने के बाद आंसर 10 ही आने वाला है, कुछ भी कर लो। मैं अगर 2 से इसको भी काटूंगा ना तो 5 × 2 = 10 ही आएगा, तो मैं इसकी वैल्यू से छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो वही चीज रेशनलाइजेशन करता है। रेशनलाइजेशन क्या करता है, बस रूट वाली वैल्यूज को या फिर इरेशनल नंबर्स को एलिमिनेट कर देता है और उसकी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। कैसे, √3 - 1 है, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो साइन होता है इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और दोनों में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये √3 + 1 से करूंगा और √3 + 1 से करूंगा, सिंपल चीज, ठीक है। अब ये मेरा h क्या हो गया, 8 ब्रैकेट में √3 + 1 बराबर, इधर क्या आया देखो, a - b a + b। क्या a - b a + b कोई आइडेंटिटी होती है, क्या हमको पता है कि a² - b² जो होता है वो a - b a + b होती है। सर अलजेब्रा काम घुसा रहे हो, आप तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, बेटा मैथ्स पूरी ओवरऑल ही पढ़नी पड़ती है, प्लस माइनस कर रहे हो ना इसमें, या एडिशन सब्ट्रैक्शन हटा दें इसमें से। ऐसा नहीं चल सकता कि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है और फिर आप यहाँ पे आके इन चीज़ों में टक जाओ। इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, आपको पहले का पूरा आना चाहिए ना, और आइडेंटिटी रटने में कितना टाइम लगता है, ये तो आ सकता है कभी, मान लो अभी तक नॉर्मल आंसर्स आते थे तो ठीक था, अब इमेजिनरी या फिर इरेशनल आंसर आएगा तो मैं तो ये करूंगा, मेरे तो काम करवाना, ठीक है। लेकिन अगर तुमको उस पॉइंट पे ये नहीं आएगा या अचानक से याद नहीं आएगा कि यार ये क्या फॉर्म है, अब इसका क्या करूं, तो तुम फंस गए वहां पे फिर, ठीक है, मार्क्स कटेंगे। आ जाओ इधर, इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये √3 - 1 √3 + 1 है क्या, ठीक है। आगे बढ़ो इधर ही, a - b a + b a - b a + b a - b a + b, क्या ये a² में b² है, मतलब 8 √3 + 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बराबर है। इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो 8 × √3 + 1, इसका तो तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्या √3 का स्क्वायर 3 होता है, अरे क्या इसका स्क्वायर 3 होता है, इसको लिख सकता हूँ कि मैं 3, क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 1 2 होता है, ठीक है। तो 8 √3 + 1 अपॉन 2 से इसको काट दोगे तो 4 आ जाएगा, तुम्हारा h का वैल्यू क्या आएगा, 4 √3 + 1। अब जिसको ये चीज नहीं आती है वो बौखला जाएगा, क्योंकि वो आंसर निकालेगा ये और आंसर शीट में लिखा होगा ये, कहां से मैच खाएगा, ठीक है। तो तुमको ये सब आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एंगल में सब कुछ तुमको दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इजीली दिखाई दे रहा है। अगर भाई साहब किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो वीडियोस अपने 4K तक अवेलेबल है, तुम आराम से अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, कुछ भी करो, दिख जाएगा तुमको। फिर बात करता हूं h तक का, तुम्हारा ये जो आंसर है h, ये जो h है, ये h आया है तुम्हारा 4 √3 + 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है ये, 4 √3 + 1, 4 × √3 + 1, ये आया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तुम्हारा h अभी तक तो सिर्फ h आया, अभी x निकालना है, ठीक है। अब अगर तुम स्क्रीनशॉट मार लो या फिर 1 सेकंड के लिए मैं हट गया, ये लो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, पॉज करो, स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, या फिर पॉज करके उतारना है कहीं पे उतार लो, मैं आगे एक बार मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखना ध्यान से,
देखो अब अगर तुम ध्यान दो तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो निकाली थी वो x इक्वल्स टू h√3 निकाली थी, ठीक है। अब मेरे पास जब h की वैल्यू आ चुकी है, मेरे पास h की वैल्यू आ चुकी है, h की वैल्यू क्या है भाई 4√3 प्लस 1, यही है ना, ये h है और इस पूरे से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है √3। अगर मैं ये कर देता हूँ तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू भी निकाल लो, x का वैल्यू क्या आएगा 4, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4√3 प्लस 4 बराबर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल्स टू 4√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4√3, ठीक है। अब तो x का वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, ये किस फॉर्म में दे रखा आंसर, इसको मैं तुम 4√3 बेसिकली कॉमन भी ले सकते हो, देखो सही बताऊँ तुमको, तो मैं 4√3 अगर तुम कॉमन ले लोगे ना इसमें तो √3 प्लस 1 बचेगा। अब इसका तुमको आंसर पॉइंट भी देना है, कैसे देना है, क्या दे रखा है बुक में, 4 3 प्लस √3, हाँ एक ही बात है, इसने बताया क्या किया है, बुक वाला और अलग अजीब है, इसने 4 को तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ √3 को कर दिया, देख लो सिर्फ √3 को अंदर ले जाओ भाई, 4 को बाहर रख दो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। ये तुम्हारा डिस्टेंस दे रखा है इसने दो बिल्डिंग्स के बीच में, जो अपना x आया है, ठीक है। और इसने जो हाइट है वो 4√3 प्लस 1, 4√3 प्लस 1 ही दे रखी है। बस एक चीज करनी है क्या, अब देख लो जो हाइट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी भाई, टोटल हाइट क्या होगी देख लो, AE जो क्या है AC प्लस CE है, CE है, ठीक है। अब AC मेरे को पता है कितना है मेरा 4√3 प्लस 1 ये है, ठीक है, और नीचे क्या है प्लस 8, बस यही है आंसर। अब इसको तोड़ मरोड़ के जैसे तुमको लिखना है वैसे लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 यही है, डन है। मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑफ द स्टेप्स सिर्फ फर्स्ट ऑफ द स्टेप्स इस क्वेश्चन की मिटाई है और कुछ नहीं मिटाया हुआ है, ठीक है। किसी को अगर कुछ छूट गया तुम्हारा तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी, तुम थोड़ा सा बैक में रिवाइंड करके जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आ जाओ उसका। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 1 सेकंड का टाइम है, किसी को समझना समझ लो, उतारना उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इंक डाल लेता हूँ तो बस हो गया 1 सेकंड का समय तुम्हारा खत्म। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आएंगे, मिटा रहा हूँ, इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, ये है 4-5 मार्कर्स वाले क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इनसे दूर भागना ही मत, इजी वाला तो कोई भी कर लेता है। छोटे छोटे पहाड़ तो कोई भी तोड़ लेता है, उखाड़ना है तो कुछ बना करो, तो अच्छे क्वेश्चंस करो, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। इजी क्वेश्चंस करके खुद को राजा मत बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आएंगे, देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है उसके अक्रॉस एक ब्रिज चल रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। सपोज करो बैंक्स ऑफ रिवर पता है ना, रिवर का किनारा, ये क्या बात कर रहा है सुनो मेरी बात, ये बोल रहा है कि मान लो ये दो किनारे हैं रिवर के, यहाँ से पानी बह रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद ऊपर जो ब्रिज बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। उस ब्रिज पे मान लो ये कोई ब्रिज बन गया उस पर, और ये दो किनारे हैं, ये दो लाइन्स चल रही हैं, ठीक है, इनमें पानी चल रहा है भाई, पूरी अब मैं यहाँ पे कलाकृति तो कर नहीं सकता। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45, ठीक है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है भाई, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो इस होराइजन से होगा जो भी होगा, ठीक है, सीधी लाइन बना दे, ठीक है। अपोजिट साइड्स, दोनों साइड्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने दे रखा है 30 और 45, मतलब एक साइड का इसने दे रखा है 30, एक साइड का इसने दे रखा है 45। मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये तो थोड़ा डायग्राम ही अजीब सा बन जाएगा। मान लो ये है बैंक्स ऑफ, ठीक है, इससे एक एंगल तो ये बनेगा, एक एंगल तुमको ये बनाना पड़ेगा भाई, ये तो है तुम्हारा 30 डिग्री, हॉराइजन से बनता है डिप्रेशन ऑफ एंगल, नीचे मत बना देना, ये तुम्हारा 45 डिग्री। आई क्या बोल रहा है, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब ये जो किनारे हैं इनसे इस ब्रिज की हाइट तुम्हारी 3 मीटर है, ट्राइंगल बना दी इसने,
हाइट दी है क्योंकि ट्राइटेंगल ट्राइंगल बन जाए दोनों, इसीलिए, और ये तुम्हारी 3 मीटर है, इसीलिए इसने हाइट दी है तुमको, ठीक है बराबर। अब जाहिर सी बात है, समझने वाली बात क्या है, सर ये पैरेलल लाइन से 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, इसे बहस मत करना, ये 45 है ये 45 हो जाएगा, टाइम मत खराब करना इस चीज़ पे, ठीक है। पूछ कह रहा है वो देख लो। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तुमको रिवर की विड्थ निकालनी है, रिवर कितनी विड्थ में फैला हुआ है, मतलब तुमको ये पूरा निकालना है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल ए बी डी किससे काम है भाई, परपेंडिकुलर से और बेस से, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए डी, और बेस क्या है मेरा, बी डी, ठीक है। मतलब tan 30 डिग्री जो है वो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना, ए डी जो 3 मीटर हो गया, और बी डी मेरा बी डी के यार क्या मानूँ इसको, क्योंकि तुमको लेंथ तो पूरी निकालनी है, मान लो अब इसको x मान लो, इसको y मान लो, और तो क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि और कुछ भी नहीं दे रखा ना इसमें, ना भाई और कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। इसकी जब मैं बात करूंगा, मतलब 90 डिग्री तो ये भी होगा ना, इसकी जब मैं बात करूंगा तो बी डी अपॉन एक्स लिख दूंगा इसको, तो 3 अपॉन एक्स हो गया, 30 कितना होता है भाई, 1/√3, 3 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3√3, ये तो मेरी पहली विड्थ आ गई। मतलब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस आ गया 3√3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब जब मैं बात करूँगा इसकी, तब मेरे को ये निकालना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा इन ट्राइंगल ए डी सी बराबर, वही पुराने रोने tan 45, फिर से लिखूँगा tan थीटा, लिख देता हूँ यार नाराज हो गए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, वही ए डी है, और इसमें बेस डी सी बन गया, तो tan 45 डिग्री, ये बताने की कोशिश कर रहा था भाई जितनी ये होगी उतनी ही ये भी होगी, मैं पहले ये बता रहा था एक बार बीच में जब मैंने पॉज लिया होगा, तुमने नोटिस किया हो तो, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार क्या पता तुमको याद होगा नहीं होगा। केस 1, जब दोनों एंगल्स 45, भाई ये 90 है 45 तो ये भी 45 ही आएगा, ठीक है। जब दोनों एंगल 45 हो तो सेम ही रहती है बेस, ये पता चल जाएगा तुमको। परपेंडिकुलर कितना भाई 3 अपॉन बेस कितना y, यही है ना, ये तो मैंने लिखा है अभी, y तो है। अब tan 45 कितना है 1, तो 3 अपॉन y, तो y की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से 3 आ जाएगी मीटर, सॉरी ये मीटर, ठीक है। तो इसको 3 मीटर बना दो। पूछा क्या क्वेश्चन ने, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ क्या हो गई, टोटल विड्थ कितनी है भाई, इजी है क्वेश्चन में, टोटल विड्थ कितनी है बी सी, जो कैसे आएगी बी डी प्लस डी सी से, ठीक है। इफ आई एम ब्लॉकिंग योर विजन, तो बी डी तुम्हारा कितना हो गया 3√3 प्लस डी सी कितना हो गया 3, ठीक है। 3 कॉमन निकाल लोगे, √3 प्लस 1 मीटर तुम्हारा आंसर तथास्तु। चलो ठीक है, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 9.1 के फिनिश है। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करूंगा इंस्टेंटली, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इस क्वेश्चन में ऐसा समझाने लायक ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत ही निहायत ही ईजी क्वेश्चन है, जिस हिसाब से अपन ने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए उसके हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, उतार लो, 1 सेकंड का और टाइम है तुम्हारे पास, और मिटा रहा हूँ। चलो लेकिन अब ऐसे मेरे सनक चढ़ती है, अचानक से दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। अब सनक ये है मेरे दिमाग में, ये तो तुमको भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। रीज़न है क्या, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, छठा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऑलरेडी क्लास 25 या 26 मिनट्स की आगे हो चुकी होगी। तो अगर मैं अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होंगे और 40-45 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स नॉट डू दैट, और एक्सरसाइज का इंट्रो अपन खराब नहीं करते हैं, ठीक है।
यू विल समझो थोड़ा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब तक के 2 वीडियोस में, इसके इंक्लूडिंग दिस वीडियो, अब तक के 2 वीडियोस में तुमने एग्जांपल्स करे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की और कुछ नहीं किया, ठीक है। 5 एग्जांपल नंबर 5, 6, 3 एग्जांपल्स ये थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें मेरे को टाइम देना था, मैंने दिया है। एग्जांपल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। 5 भी अच्छा था और साथ ही साथ तुम्हारा 4 भी अच्छा था, ठीक है। बाकी उससे पहले तो ईजी थे एग्जाम्पल्स। 4, 5 और 6 तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम एग्जाम्पल्स में लग गया। एक्सरसाइज 9.1 मैं जस्ट अभी, सच बताऊं, अभी रिकॉर्ड करूंगा हाथों हाथी, ठीक है। लेकिन तुमको नेक्स्ट वीडियो से मिलेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में तुमको एक्सरसाइज एक साथ ही स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं हो कि 2 क्वेश्चन अभी करा दो फिर एक्सरसाइज अगले वीडियो में मैं फिर तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉट गुड, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। तब तक ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब आवर चैनल और पढ़ते रहो।